हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और सारे एग्जाम में मैक्सिमम जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इसी से आधारित क्वेश्चन आते हैं। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक जो है क्वेश्चन वो पूछते हैं। नॉर्मल जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को भी समझना जरूरी है और जो है कोई एब नॉर्मल है तो उसको भी समझना जरूरी है। जनरली जब हम जो है किसी भी हार्ट की समस्या से ग्रसित होते हैं या किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसका सबसे पहले ईसीजी कराया जाता है और ईसीजी से ही पता चलता है कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी जो है पार्ट अगर हार्ट का फंक्शन नहीं, क्योंकि यह ईसीजी जो होता है तो बड़ा छोटा टॉपिक, लेकिन ये इसका एक एक पॉइंट जो है हार्ट के एक एक पार्ट को डिस्कस करता है, मतलब बताता है कि हार्ट का ये पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, दूसरा पार्ट मतलब हर पार्ट के बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन डॉक्टर को दे देता है और जिससे डॉक्टर प्रॉपर जो है इन्फ्रेंस बना पाते हैं कि हार्ट में एक्चुअल में इशू क्या है। तो इसको तो सबको समझना चाहिए, नॉर्मल पर्सन को भी हार्ट का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समझना चाहिए और क्या चेंजेस हो जाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, क्या चेंजेस हो जाएंगे तो क्या आप इन्फ्रेंस निकालेंगे, क्या उसका मतलब समझेंगे, ये सारी बातें इसमें समझेंगे। इससे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि हमने जो भी कार्डियोवैस्कुलर के पीछे के लेक्चर बनाए हैं उसको जा करके सियान एकेडमी जो यूट्यूब में चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप कार्डियोवैस्कुलर के सारे वीडियो जरूर देख लें ताकि हम सही तरीके से समझ पाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना जो है थोड़ी सी जो है आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आप जो है प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को नहीं समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हर छोटी से छोटी बात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप पीछे के वीडियो भी देख लें, तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा और बेहतर समझ में आएगा। और उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन कभी भी आपको कहीं पूछा जाएगा या इसको कहीं भी आपको बिहेवियरल व्यवहारिक तरीके में यूज करना है, प्रयोग करना है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसी के भी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रमुख बातें, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को शॉर्ट में हम लोग ईसीजी या ईकेजी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमको एक ऐसा रिपीटेशन ऑफ दिस मतलब दीज पीक्स मिलता है, मतलब ये जो पीक्स हमको मिल रहे हैं अप या डाउन, मतलब अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होता है उसको अपवर्ड डिफ्लेक्शन कहते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है हमारा, यह गैल्वानोमीटर प्रिंसिपल पे काम करता है। गैल्वानोमीटर प्रिंसिपल जो होता है वह इलेक्ट्रोड के जो है डिफ्लेक्शन के बेस पर जो होता है वो पीक जो है क्रिएट करता है। अब पीक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, यह गैल्वानोमीटर में जो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड वेक्टर चल रहा है कि अवे फ्रॉम द वेक्टर। वेक्टर का मतलब यहाँ पे जब हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो यह जो है मतलब ऊपर की तरफ जो है कंट्रैक्शन काज कर रहा है कि सब जो है आपका टुवर्ड होता है ये, और जो है अवे फ्रॉम द वेक्टर का मतलब दूर जो है जाता है। तो इस दोनों कंडीशन को हमें समझना है। तो ये छोटा सा हार्ट हमने बना रखा है, इसमें हमको इस चूंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में बात करना है तो इसको उसी को हमने इसमें दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा होता है एसए नोड, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा नोड है, एसए नोड है। एसए नोड से हमारा इंपल्स का स्टार्ट होता है। इंपल्स जो कंडक्शन स्टार्टिंग माना जाता है वो एसए नोड से माना जाता है। और हार्ट जो होता है हमारा ऑटोमेटिसिटी के शो करता है, मतलब कि जो इंपल्स होते हैं, जो इंपल्स कंट्रक्शन के लिए शुरू होते हैं वो ऐसे नोड से शुरू होते हैं और यह मायोजेनिक कंट्रक्शन करता है। मसल्स में इंपल्स का जनरेशन होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं होता, याद रखना है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। तो यहाँ से जैसे ही इंपल्स स्टार्ट होता है फिर वो इंपल्स दोनों ऑरिकल में फैल रहा है और इसके बाद ये सारा यूनाइट होकर के ये भी वो नोड्स को मिल जाता है। मतलब एक ऐसे नोड है जहां से स्टार्ट होता है और दूसरा नोड जो होता है उसको ए बी नोड कहते हैं, जो सारे जो है इंपल्स को, जब यहाँ की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मतलब जब इंपल्स इसमें फैल जाएगा तो इसको कंट्रैक्ट करा देता है ऑरिकल्स को, फिर वो किसको भेज देता है, सारे सिग्नल्स को ए बी नोड के पास भेज देता है। तो ए बी नोड की जिम्मेदारी होती है कि इसको जो है वेंट्रिकल्स पर भी ये जो है फैला दे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे इस इंपल्स को, सो दैट कि आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ दिस ऑरिकल वेंट्रिकल आल्सो कंट्रैक्ट
सिंक्रोनसली और यह क्या करेगी, पंप कर दे ब्लड को, कहाँ पे, ब्लड को पंप करेगा जो है हमारा जो है दो जगह पे, पहला आपका जो है पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरा आउटा के अंदर पंप कर देता है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो जो पहला वेव आता है इसमें आता है पी वेव आता है। पी वेव जो होता है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है और यह जो है वीक होता है, वीक डिपोलराइजेशन होता है। मतलब जो हमारा ऑरिकल्स हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से इसमें जो है ऑरिकल में केवल 20% ब्लड ही बचा हुआ है। 80% जो ब्लड था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया था, पैसिवली जो है वेंट्रिकल में आ गया था बाय ओपनिंग ऑफ ए बी नोड्स। ए बी जो है बंडल, ए बी जो है आपका वाल्व की ओपनिंग से जो है ये वेंट्रिकल में आ गया था। तो जो 20% बचा था उसी के लिए कंट्रैक्शन करना है। तो जब कंट्रैक्शन होता है तो कैसे होता है, जैसे ही हमारा ऐसे नोड जो है इंपल्स को जनरेट करता है तो यह जो है फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल ऑरिकल पे फैल जाता है। मतलब फाइबर का डिपोलराइजेशन हो जाता है। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन पी वेव किसको शो कर रहा है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है। और यह डिपोलराइजेशन वीक होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा एट्रियम कंट्रैक्ट करता है और 15 से 20% ब्लड को वो क्या करता है वेंट्रिकल में भेज देता है। इसका मतलब कंप्लीट जो है ट्रांसफर ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल टू वेंट्रिकल कंप्लीट हो जाता है पी वेव के साथ। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पीक्यू सेगमेंट आ रहा है छोटा सा, ये एबी नोडल साइलेंस है। मतलब इस दौरान क्या होता है कि जो इंपल्स है वह कहां से कहां पहुंच रहा है, वह यहां से यहां पहुंचाया जाता है। एबी नोडल साइलेंस का मतलब होता है कि इसमें जो है ऐसे नोड से जो सिग्नल होता है जाने में समय लगता है एबी नोड तक। तो एबी नोडल साइलेंस जो होता है इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल है, जो आपका इंपल्स है वो ऐसे नोड से एबी नोड तक पहुंचता है। तो इसमें जो है नो करंट पासिंग फ्रॉम द जो है ऐसे नोड टू एबी नोड। तो यहाँ पे देखिए कि नाउ करंट पासिंग का मतलब इसमें क्या है, करंट पास कर रहा है कहाँ से, ऐसे नोड से एबी नोड पे जाता है। तो यह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें मिलती है। इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिपोलराइजेशन नहीं होता है। फिर हम आते हैं पी मतलब कि क्यू में। क्यू जो होता है वह जब यहाँ पे सिग्नल हमारा पहुंच जाता है एबी नोड पे, तो एबी नोड पे सिग्नल आने के बाद यह जो है पास करता है पहले सेप्टम रीजन पे। सेप्टम मतलब जहां से वेंट्रिकल्स का डिवीजन होता है उस रीजन को हम लोग सेप्टम कहते हैं। तो यह क्या करता है, सेप्टल डिपोलराइजेशन करता है। मतलब क्यू वेव जो है यह क्या सिग्निफाई कर रहा है, सेप्टल डिपोलराइजेशन। मतलब सेप्टम यहाँ से वेंट्रिकल का वैसे क्षेत्र शुरू हो जाता है, वेंट्रिकल रीजन शुरू हो जाता है, तो सारा जो है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लिया जाता है। मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ते हैं इसमें, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारा तीनों मिल करके जो है वेंट्रिकल्स के लिए, वेंट्रिकल्स में ही केवल कंट्रैक्शन कराता है, वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन कराता है। इसको जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। लेकिन हम इसको सेपरेटली भी समझना है। क्यू क्या करता है, सेप्टम के अंदर डिपोलराइजेशन करता है। मतलब ये सेप्टम रीजन यहाँ तक जो है इसके अंदर वेव को पास करता है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आर जो होता है, आर मेजर जो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है। तो मतलब मेन जो वेंट्रिकल्स जो है डिपोलराइजेशन मतलब कंट्रैक्शन होता है, वेव को पूरा जो है फैला दिया जाता है वेंट्रिकल्स पे और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। तो ये मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में आता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यस को हम लोग बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब इसमें जो है ये डिपोलराइजेशन फिर एंड करता है। तो इस तरीके से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो वैसे हम लोग देखते हैं पूरे वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आप इसको सेपरेटली भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे क्यू किसको दिखाता है तो आप कहोगे सेप्टल डिपोलराइजेशन को शो करता है। आर किसको दिखाता है तो यह मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मुख्य जो है मेनली जो है वेंट्रिकल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन होता है वो आर के थ्रू होता है। क्योंकि देखिए इसमें शार्प डिफ्लेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोड ज्यादा मूव किया हुआ है और यह जो है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब वेक्टर किससे दूर ये जो है आपका इलेक्ट्रोड मूव कर रहा है, इसलिए इसको डाउनवर्ड दिखाते हैं। मतलब जब वेक्टर से डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव डिफ्लेक्शन में दिखाते हैं। और जो वेक्टर से जो है टुवर्ड जो है वेक्टर होता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम लोग जो है ऊपर जो है आपका दिखाते हैं। मतलब कि पीक के रूप में दिखाते हैं, अपवर्ड पीक के रूप में दिखाते हैं। और फिर से ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है तो मतलब यस भी क्या होता है, फिर वो रिटर्न आता है।
तो इस तरीके से हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे पूरी तरीके से वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर जाता है और हमारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और आउटा में पंप कर दिया जाता है जिससे वो बॉडी पार्ट को पहुंच जाए। इसके बाद आता है हमारा एसटी सेगमेंट आ जाता है। इसके जस्ट बाद जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर जाएगा तो एसटी सेगमेंट आ जाएगा। तो एसटी सेगमेंट में क्या होता है कि यह कंप्लीट डिपोलराइजेशन शो करता है, मतलब डिपोलराइजेशन की प्रोसेस इन वेंट्रिकल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, कंप्लीट डिपोलराइजेशन पूरी तरीके से डिपोलराइजेशन कंप्लीट कर चुका है। अब वेंट्रिकल जो है स्टार्ट रिलैक्सिंग, वह रिलैक्स करना शुरू कर जाता है, मतलब डायस्टोलिक कंडीशन में आ जाता है। मतलब क्यू से जो है आरएस में जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन जाता है, लेकिन जैसे इस एस को कंप्लीट कर लेता है एसटी सेगमेंट आता है तो यह फिर से जो है डिपोलराइजेशन के बाद रेस्ट की तरफ बढ़ता है तो तुरंत ही हमको जो है टी वेव दिखा जाता है। तो टी वेव जो होती है यह भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, यह भी वेक्टर की तरह डिफ्लेक्शन करता है और यह क्या करता है अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, इसलिए अब यह वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन करना शुरू होता है, मतलब डायस्टोल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है पी वेव क्या करता है, पी क्यू सेगमेंट क्या करता है, क्यू आर एस जो है कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एस टी सेगमेंट क्या करता है और टी वेव क्या करता है। तो मतलब सारे पी क्यू आर एस के सारे बिंदु को हम समझ गए हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर इस तरह का ईसीजी मिल रहा है तो हम इसको नॉर्मल ईसीजी बोलते हैं, मतलब हार्ट इज फंक्शनिंग वेल, देयर इज नो इश्यू विद द हार्ट बिकॉज द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हार्ट जो है दैट इज शोइंग थ्रू द ईसीजी पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड एस टी सेगमेंट एंड टी वेव के थ्रू ये नॉर्मल दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ केस ऐसा भी है कि जो एबनॉर्मलिटी को भी शो करता है, जैसे अगर हमको एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट मिल रहा है तो जो एसटी सेगमेंट है अगर हमारा जैसे मान लीजिए ए हमारा सेगमेंट है, इस तरीके से हमने किया, ये हमारा सेगमेंट आ गया और ये हमारा जो एसटी सेगमेंट है थोड़ा ऐसे एलिवेटेड मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो मिल रहा है ये एलिवेटेड है, ये एलिवेटेड एसटी है, एलिवेटेड जो है एसटी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन ये मानी जाती है कि मायोकार्डियल मतलब इन्फॉर्क्शन है। मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन मतलब बेसिकली होता है कि हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, हार्ट अटैक जो है तो हार्ट अटैक कंडीशन माना जाता है। तो अगर इस तरह का एसटी सेगमेंट हमको मिल रहा है एलिवेटेड तो यह प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मतलब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। दूसरा कह रहे हैं कि अगर हमारा जो क्यू सेगमेंट जो है हमारा जो टी है अगर टी इन्वर्टेड हो जाए, मान लीजिए तो नॉर्मल है तो ये करके और टी इन्वर्टेड अगर दिखा दिया जाए तो टी अगर इन्वर्टेड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस्कीमिया दिखाता है। इस्कीमिया का मतलब कि हार्ट को सप्लाई नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की, हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी है और इस कंडीशन में सीवियर चेस्ट पेन होता है, तेजी से दर्द होता है। तो इस तरीके से इन्वर्टेड जो है टी वेव जो होता है वो इस्कीमिया को शो करता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन फील करता है चेस्ट रीजन में। और नेक्स्ट जो होता है हमारा अगर प्रोलॉन्ग पी वेव, ये पी वेव बहुत बड़ा हो जाए और इस कंडीशन में और क्यू आर एस एब्सेंट हो जाए, मतलब एक प्रोलॉन्ग पी वेव है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ना आए और डायरेक्टली सी करके जो है आ जाए, तो इस तरीके से जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगर एब्सेंट हो जाए तो यह हार्ट ब्लॉकेज को शो करता है। तो हार्ट ब्लॉकेज में भी हम लोग देखते हैं कि कितना सीवियर है, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है, तो ये हार्ट ब्लॉकेज को शो करता है। तो मतलब हार्ट अटैक भी हार्ट अटैक को किससे शो करते हैं, इसी तरीके से इस्कीमिया मतलब कैसे ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम है तो उसको किससे शो करेंगे, और हार्ट अटैक कैसे शो, हार्ट ब्लॉकेज कैसे शो करते हैं। इन तीनों पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी मैंने आपको बता दिया, प्लस ईसीजी को प्रॉपर तरीके से हमने जो है समझ लिया कि प्रॉपर ईसीजी में जो भी 4 बिंदु होते हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं, पी वेव क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एस टी सेगमेंट क्या होता है, टी वेव क्या होता है, वह हार्ट के कौन कौन से रीजन में चेंजेस को शो कर रहा है, इस चीज को अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि मतलब इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखिए, ईसीजी को बहुत अच्छे से समझिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए
ताकि कोई भी वीडियो हम नया वीडियो बनाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए और आपका जो पढ़ाई का सिलसिला है वो कंटिन्यू बना रहे। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, उनसे भी अगर वो नए हैं तो उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।